हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिराग शिक्षा क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम दोबारा डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के 60 आंसर और टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, हम इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम जैसे 2023, 2022, 2023 में जो कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही हूबहू यही क्वेश्चन जो है कि आपके एग्जाम जो कि फरवरी 2025 में होने वाला जो एग्ज़ाम आपका सेकंड सेमेस्टर का, उसमें ऐसे ही जो है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारे पढ़ने पढ़ाने का यह मुख्य उद्देश्य केवल एग्ज़ाम पास कराना नहीं होता है, हमें जो है कि समझना भी है चीज़ों को कि हमें एक प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है और हमें किन किन चीज़ों को जानना चाहिए ताकि हम एक विद्यार्थी को जो है कि अच्छे तरीके से टीच करा सकें। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए लोगों तक, ताकि लोगों को भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कह रहा है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब कि सेंटेंस को क्या करना है, करेक्ट करना है। देखिए दिया है, ए हैव यू एवर बीन टू केरला। हैव यू एवर बीन टू केरला, हमारा एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है, दे हैज ए पार्टी प्लान्ड फॉर एरी। ठीक है, इसका अर्थ पहले समझ लीजिए, हैव यू एवर बीइंग टू केरला। ठीक है, क्या आप कभी केरला में रहे हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक समय की बात कर रहा है, एक निश्चित समय की बात कर रहा है। हैव के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, हैव या हैज के साथ हमेशा बीन का प्रयोग किया जाता है, ना कि बेइंग का प्रयोग किया जाता है। बीन का प्रयोग कब किया जाता है, जब कोई भी टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, तो वहाँ पर जो है कि हैड के साथ बीन और हैव या हैज के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो बीन का प्रयोग किया गया है यहाँ पे गलत किया गया है, इसलिए इस सेंटेंस का जो है कि करेक्ट हो जाएगा कि हैव यू ईवर बीन टू केरला। नेक्स्ट वाला देखिए, दे हैज ए पार्टी प्लान्ड फॉर एरी। दे हैज, तो देखिए यहाँ पे दे है ना, ये हमारा प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ हमेशा जैसे आई हो गया, वी हो गया, ठीक है, यू हो गया और आपका दे हो गया, इन सभी के साथ जो है कि हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, हैव का प्रयोग किया जाता है। किसका, हैव का प्रयोग किया जाता है। हैव और हैज ये हमारी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ये जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करती हैं। तो हमेशा दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, यू के साथ, वी के साथ और आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। जबकि जो बी वाला हमारा सेंटेंस है, इस सेंटेंस में दे की जगह किसका प्रयोग किया गया है, हैज का प्रयोग किया है, जो कि ये गलत है। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, दे हैव ए पार्टी प्लान्ड फॉर एरी। उन लोगों ने एक पार्टी प्लान की है, किसके लिए, एरी के लिए। ठीक है, तो इसका जो है कि सटीक आंसर हो जाएगा, दे हैव अ पार्टी प्लान फॉर एरी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया है, कंप्लीट द स्पेलिंग फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। ये हमारा एक जो है कि वर्ड्स दिया हुआ है जिसमें हमको इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे दिया है एच ए, ये हो जाएगा हैंडकरचीफ हो जाएगा, और ये हमारा न्यूमोनिया हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पी हमारा क्या है, साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे न्यूमोनिया। ठीक, पी हमारा साइलेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया है, डिफाइन एन एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पे एन का प्रयोग किया है, एन का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि जो एडजेक्टिव हमारा ये वर्ड है ना, किससे शुरू हो रहा है, वावेल से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग किया गया है। एन एक के अर्थ में यूज किया गया है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे इंडिफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, समझते चलेंगे हम चीज़ों को। डिफाइन एन एडजेक्टिव विद द डिफरेंट एग्जाम्पल, मतलब विभिन्न उदाहरण के साथ एक एडजेक्टिव को क्या करना है, परिभाषित करना है। ठीक है, तो एडजेक्टिव की परिभाषा हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जो एडजेक्टिव होता है वो किसको क्वालिफाई या फिर मॉडिफाई या फिर डिस्क्राइब करता है, क्वालिटी को, क्वांटिटी को और नंबर या फिर सीरियल नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन। फिर अथवा नाउन अथवा प्रोनाउन की क्या करता है, विशेषता बताता है, उसके गुणों को बताता है, उसकी संख्या क्वांटिटी को बताता है और नंबर मतलब संख्या को बताता है। ठीक है, इसी एग्जाम्पल समझते ही इज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा व्यक्ति है, वह एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो यहाँ पे देखिए ओल्ड हमारा क्या एडजेक्टिव है, ओल्ड क्या एन का प्रयोग क्यों किया गया, अभी आपको बताएं कि जब कोई भी वर्ड्स वावेल से शुरू होता है कि एक के अर्थ में एन का प्रयोग किया जाता है। जब कोई वर्ड्स किससे शुरू होता है, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। ठीक है, तो एक के अर्थ में ए का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जो है कि लैंग्वेज गेम का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में भी करा दिए थे, लेकिन थोड़ा सा हम विस्तृत तरीके से इसको जानेंगे कि लैंग्वेज गेम इंग्लिश में क्या महत्व होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। देखिए, अ लैंग्वेज गेम इज सिस्टम ऑफ मैनिपुलेटिंग स्पोकन वर्ड्स टू रेंडर देम
इनकम्प्रहेंसिबल टू द अनट्रेंड ईयर। लैंग्वेज गेम्स आर अफेक्टिव इन लर्निंग लैंग्वेज बिकॉज दे, ठीक है, आपको बताया था कि जो लैंग्वेज गेम होता है ये सिस्टम एक सिस्टम होता है टू मैनिपुलेट मतलब बातचीत करने का, ठीक है। स्पोकन वर्ड्स मतलब बोलचाल के शब्दों का एक मैनिपुलेट करने के लिए एक सिस्टम बना होता है। टू रेंडर देम इनकम्प्रिहेंसिबल टू अनट्रेंड ईयर, मतलब अनट्रेंड ईयर का मतलब होता है जो लोग चीज़ों को परिचित नहीं है, जो लोग कम्युनिकेशन को बातचीत करते हुए सुने नहीं हैं, ठीक है। और जो चीज़ें इनकम्प्रिहेंसिबल है मतलब अबोधगम्य, जो समझ से बाहर हो, ठीक है। लैंग्वेज गेम्स आर अफेक्टिव इन लर्निंग लैंग्वेज। लर्निंग लैंग्वेज में जो है कि जो लैंग्वेज गेम होता है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है या प्रभावित करता है। बिकॉज क्योंकि दे किसके लिए यूज कर रहा है, लैंग्वेज गेम के लिए यूज कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अलाउ स्टूडेंट टू प्रैक्टिस लैंग्वेज स्किल, क्योंकि विद्यार्थियों को भाषा कौशल की अभ्यास करने में यह मदद करता है या फिर अनुमति देता है। क्या कौन सी चीज़, लैंग्वेज गेम। दूसरा हमारा इनकरेज देम, उनको प्रोत्साहित करता है टू इंटरेक्ट अंतःक्रिया करने के लिए, एंड कम्युनिकेट और संप्रेषण करने के लिए, बातचीत करने के लिए, मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, एक जो कि अर्थपूर्ण संदर्भ में बच्चों को अंतःक्रिया करने और संप्रेषण करने के लिए क्या करता है, इनकरेज करता है मतलब प्रोत्साहित करता है, ठीक है। अगला जो है कि लैंग्वेज गेम का क्या महत्व है, तो प्रोवाइड स्ट्रेस फ्री, जो बच्चे होते हैं उनको स्ट्रेस फ्री का मतलब होता है थकान मुक्त कराते हैं, ठीक है। एंड नेचुरल इन्वायरमेंट, और एक प्राकृतिक वातावरण देते हैं फॉर ऑल लर्नर्स, जितने सभी शिक्षार्थी होते हैं उन सभी लोगों को, टू इनहेंस द यूजेस ऑफ लैंग्वेज, और जो है कि भाषा के प्रयोग को आगे बढ़ाते हैं, ठीक। कौन सा, लैंग्वेज गेम। हेंस इसलिए इट कुड बी कंक्लूडेड, इसलिए इसमें शामिल किया जा सकता है, यह बताया जा सकता है, सम्मिलित किया जा सकता है कि दैट लैंग्वेज गेम्स आर अफेक्टिव, जो भाषा गेम है, भाषा का जो खेल है, आर अफेक्टिव मतलब प्रभावशाली है, ठीक, इन लर्निंग लैंग्वेज सीखने की भाषा में, बिकॉज क्योंकि दे अलाउ स्टूडेंट टू प्रैक्टिस लैंग्वेज स्किल, क्योंकि वे विद्यार्थियों को भाषा कौशल के अभ्यास करने में अनुमति देते हैं या फिर मदद करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको दोबारा से जो है कि लैंग्वेज गेम की क्या इम्पोर्टेंस है इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, राइट एनी टू एम ऑफ टीचिंग प्रोज। प्रोज पढ़ाने का मतलब जिसको बोलते हैं गद्य, अंग्रेजी में गद्य पढ़ाने के क्या क्या उद्देश्य हैं, तो टू एम ऑफ टीचिंग पर्पज आर, दो उद्देश्य हैं, ठीक है, इंग्लिश प्रोज पढ़ाने के। टू एक्वांट देम विद द स्टाइल ऑफ एसे राइटिंग, निबंध लिखने के लिए जो शैली होती है उसके साथ एक क्वांटेंट उनको जो है कि सिखाने के लिए, मतलब निबंध लिखने के लिए जो है कि इसका उद्देश्य है किसका, प्रोज पढ़ाने का। दूसरा टू इनेबल देम टू अरेंज द आइडियाज, उन लोगों को इनेबल मतलब योग्य बनाने के लिए, टू देम मतलब उनको अरेंज करने के लिए, द आइडियाज मतलब विचार को सिस्टमेटिक, एक जो है कि सही तरीके से सिस्टमेटिक वेट में विचार को अरेंज करने के लिए, योग्य बनाने के लिए जो है कि प्रोज की टीचिंग कराई जाती है। प्रोज मतलब गद्य को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तीसरा है टू मेक देम स्पीक कन्वर्सेशनल इंग्लिश, उनको जो है कि जैसे बातचीत करते समय इंग्लिश को मजबूत बनाने के लिए जो है कि इंग्लिश प्रोज का प्रयोग पढ़ाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा टू इनकरेज द स्टूडेंट टू प्ले डिफरेंट रोल्स, जैसे विभिन्न प्रकार के जो रोल होते हैं, भूमिका को है उनको व्यक्त करने के लिए, अदा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने में मदद करता है, ठीक है। और पाँचवा हमारा है टू बिल्ड देयर कैरेक्टर, आपसे केवल 2M पूछा है तो इन पाँचों में से आप कोई भी दो लिख सकते हैं। टू बिल्ड देयर कैरेक्टर, जो उनके चरित्र होते हैं उसके निर्माण में भी जो है कि प्रोज को पढ़ाया जाता है, ठीक है, मतलब प्रोज पढ़ाने का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन, ठीक है, डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में 2023 में पूछा गया है, कह रहा है कि अपने प्रिंसिपल को पूरी फीस को माफ़ करने के लिए जो है कि अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, ठीक है, और उस पर अपना नाम और एड्रेस नहीं लिखते हैं। जानते हैं कि आप एग्जाम में रोल नंबर बस लिखा जाता है, नाम वगैरह कहीं भी मेंशन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिखते थे, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज आगरा, जो भी आपका प्लेस है प्लेस डाल सकते हैं। और सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आई कम फ्रॉम ए वेरी पुअर फैमिली, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से आता हूँ। माय फादर इज एन प्यून, मेरे जो है कि पिताजी एक चपरासी हैं, इन प्राइवेट फर्म, एक प्राइवेट फर्म में। ही गेट्स ओनली 6000 PM, मतलब वो केवल 6000 रुपये पर मंथ पाते हैं। ही हैज़ एन फैमिली टू सपोर्ट, मतलब उनकी एक मतलब ही हैज़ ए बिग फैमिली टू सपोर्ट, मतलब उनकी जो फैमिली है वो जो है कि बड़ी फैमिली है। ही कैन नॉट पे माई फी, वो मेरी जो कि फ़ीस को पे नहीं कर सकते हैं। काइंडली ग्रांट मी, कृपा करके मी फुल फी सी
ठीक है, मतलब मेरी फ़ीस क्या कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, सो दैट ताकि आई मे कंटिन्यू माई स्टडी, ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ। थैंक्स यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डेट डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे योर ऑबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी XYZ करेंगे, जो भी क्लास डाल देंगे। आपका नाम वगैरह जो है कि मेंशन कभी भी एप्लीकेशन में एग्जाम में लिखते टाइम कभी भी नेम वगैरह मेंशन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया है, राइट वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। निम्नलिखित जो एक्सप्रेशन दिया हुआ अभिव्यंजना जो दी गई है, इसको क्या करना है, एक वर्ड से नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, ये हमारे सेंटेंस है। ठीक है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको एक शब्द में लिखना है। द स्टडी ऑफ रॉक एंड सॉइल, मिट्टी और जो है कि मिट्टी और रॉक्स, मतलब इसको बोलते हैं सैल या चट्टान। चट्टान और मिट्टी का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, एक शब्द में। और बी पूछा है, पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग्स। ठीक है, जो व्यक्ति क्या करता है, बहुत अच्छा लेख लिखता है, उसको क्या कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ रॉक एंड सॉइल, मिट्टी और चट्टान के जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान जिसको बोलते हैं, भूगर्भ विज्ञान जियोलॉजी। और जो जिसकी अच्छी राइटिंग होती है, जो बहुत अच्छा लिखता है, उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। क्या बोलते हैं उसको, कैलीग्राफर बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया है, गिव द हिंट्स टू प्रिपेयर लेसन प्लान। लेसन प्लान तैयार करने के लिए कुछ हिंट दीजिए, कैसे, मतलब किसी भी पार्ट को पढ़ाने से पहले हम कैसे आप जो है कि लेसन का प्लान करेंगे, इसके लिए हिंट्स पूछ रहा है, क्योंकि आप एक भावी शिक्षक और शिक्षिका हैं, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हिंट्स फॉर प्रिपेयर लेसन प्लान। ठीक है, लेसन प्लान करने के लिए हिंट्स क्या क्या हैं। पहला है क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जैसे क्लैरिटी का मतलब होता है स्पष्टता ऑफ ऑब्जेक्टिव, जैसे उद्देश्य की स्पष्टता, कि आप कोई भी उद्देश्य जो बना रहे हैं, जो कोई भी एम या गोल टारगेट पर्पज बना रहे हैं, उसमें क्या 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 स्पष्टता है। दूसरा हमारा नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब विषय का ज्ञान होना। तो क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में देखेंगे उद्देश्य की जो स्पष्टता है, देयर शुड बी द क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द लेसन प्लान। जो लेसन प्लान होता है उसमें जो उद्देश्य होते हैं हमारे, वो उसमें एक शुद्धता होनी चाहिए, मतलब क्लैरिटी स्पष्टता होनी चाहिए। द ऑब्जेक्टिव्स जो उद्देश्य होते हैं, बीइंग क्लियर स्पष्ट होने चाहिए, एंड वेल डिफाइंड, और जो है कि बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब अच्छे तरीके से परिभाषित होनी चाहिए। विल मेक बोथ द पीपल एंड द टीचर, मतलब जो शिष्य होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनके और शिक्षकों के बीच में एक्टिव टू अचीव देम, मतलब ठीक है, अचीव देम, उनको प्राप्त करने के लिए एक्टिव मतलब सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में हो जाएगा। और दूसरा आप लिख सकते हैं नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। द टीचर शुड नो हिज सब्जेक्ट, जैसे आप इंग्लिश के टीचर हैं तो आपको इंग्लिश के बारे में अच्छी तरीके से लैंग्वेज की पकड़ होनी चाहिए, वोकाबुलरी पावर आपका ठीक होना चाहिए, ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए खास करके, तो आपको सब्जेक्ट की पकड़ होनी चाहिए। द टीचर शुड नो हिज सब्जेक्ट, वो अपनी भाषा को अच्छे तरीके से जानता हो। फॉर प्रिपेयरिंग द लेसन प्लान, मतलब लेसन प्लान को तैयार करने के लिए जो कि शिक्षक है उसको अपनी भाषा जानना चाहिए। इफ़ टीचर्स हैव नो क्लैरिटी, यदि शिक्षक के पास स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है अबाउट देयर सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के बारे में, दे फेल टू क्लैरिफाई द वेरियस फैक्ट, जो विभिन्न प्रकार के तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उनको क्लैरिफाई करने में, ठीक है, सिद्ध करने में वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। एंड इवेंट्स ऑफ द लेसन, और जो पाठ के जो इवेंट्स हैं, मतलब घटनाएं हैं, जो भी पाठ्यक्रम है, उसको क्या करने में, क्लैरिफाई करने में फेल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप कभी भी पढ़ाए होंगे किसी भी स्टूडेंट्स को, तो यदि हमारा सब्जेक्ट मजबूत नहीं रहता है तो हम बीच बीच में फंस जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें गिल्ट फील होता है और हम अच्छा फील नहीं करते हैं, और हमें लगता है कि हम हमारे अंदर कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई कमजोरी है। ठीक है, जैसे आगे देखिए, Therefore, pupils and teachers should be alert in this regard, मतलब इस विषय में जो है कि विद्यार्थी को और शिक्षक को क्या होना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। They should read the whole lesson, ठीक है, जो शिक्षक या फिर शिष्य हैं या फिर छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनको पूरा जो है कि पाठ पढ़ना चाहिए, प्लान कंप्लीटली, और पूर्ण रूप से जो है कि पाठ को पढ़ना चाहिए। पीपल टीचर्स शुड, मतलब जो विद्यार्थी और शिक्षक होते हैं, शुड नॉट रीड द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक का मतलब होता है किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए, केवल किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए। शुड आल्सो रीड द सप्लीमेंट्री बुक, सप्लीमेंट्री किताबों को भी पढ़ना चाहिए। एंड द मटेरियल कंसर्निंग द टॉपिक्स, मतलब टॉपिक से संबंधित मटेरियल के बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो है कि एक लेसन प्लान को प्रिपेयर करने के क्या क्या हिंट्स होते हैं, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव और नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स। थर्ड हमारा है जनरल नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट, जो सभी सब्जेक्ट हैं, सभी जो विषय होते हैं, उनके जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए। इन द एडिशन टू नॉलेज ऑफ हिज ओन सब्जेक्ट, मतलब अपने खुद के सब्जेक्ट के जानकारी के साथ साथ ही पीपल टीचर्स, जो शिक्षक शिक्षार्थी होता है, शुड आल्सो
पोसेस जनरल नॉलेज, मतलब उसको जनरल नॉलेज की भी जानकारी होनी चाहिए। आप ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों की। बिकॉज क्योंकि द नॉलेज इज अ कंप्लीट यूनिट, जो ज्ञान होता है वो का कंप्लीट यूनिट इकाई होता है। एंड इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, और इसको जो है कि विभिन्न भागों में बांटा नहीं जा सकता। ठीक है, आपको हर विषय का ज्ञान होना चाहिए। कोई भी विषय किसी भी विषय में का हिस्सा हो सकती है। ठीक है, हेंस इसलिए एनी सब्जेक्ट, कोई भी विषय पढ़ाने के लिए प्रॉपरली द टीचर मस्ट नो, जो शिक्षक होता है उसको मस्ट अवश्य जानना चाहिए। द अदर रिलेटेड सब्जेक्ट टू, दूसरे संबंधित विषयों को भी क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक है, तो ये जो शिक्षक होता है उसको अपने खुद के सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट जानना है तो उसके साथ साथ जो विद्यार्थी को पूरी जो विषय पढ़ाई जाती है, जैसे सोशल साइंस हो गया, आपका हिंदी हो गया, साइंस हो गया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, ठीक है, जीएस हो गया, और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी भी जानकारी जो है कि एक शिक्षक को होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया है कि नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एंड स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग। जो शिक्षक होता है उसको सिद्धांतों का, जो प्रिंसिपल होते हैं और पढ़ाने की जो स्ट्रेटजी होती है, जो विधियाँ होती हैं, जो एक तौर तरीका होता है, एक शैली होती है, वो एक शिक्षक को पता होना चाहिए। तभी जो है कि वो विद्यार्थी को सही तरीके से ज्ञान अवगत करा सकता है। ठीक है, देखिए कह रहा है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ए लेसन प्लान। ठीक है, एक लेसन प्लान के तैयार करने के क्रम में द टीचर मस्ट नो द प्रिंसिपल मैगजीम, जो प्रिंसिपल मैगजीम होते हैं उनको भी अवश्य जानना चाहिए। ठीक है, टीचिंग मेथड, जैसे शिक्षण विधियाँ जो होती है, शिक्षण विधियाँ, तकनीकी, इन विधियों या किन तकनीकों का प्रयोग करके विद्यार्थी को पढ़ाना है। दिस इनेबल्स, ये जो चीज़ें होती हैं, इनेबल्स मतलब योग्य बनाते हैं हिम, जो शिक्षक होते हैं उनको, टू मेंशन, संदर्भित करने के लिए, द टीचिंग मेथड को, एंड टेक्निक्स इन द लेसन प्लान के तकनीकों को मेंशन करने के लिए जो है कि ये क्या करते हैं, योग्य बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा 5वां हो जाएगा नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट नेचर्स। आपको जो विद्यार्थी का जो स्वभाव है, विद्यार्थी की जो प्रकृति है, उसका भी नॉलेज आपको एक शिक्षक को होना चाहिए। क्योंकि जब शिक्षक विद्यार्थियों से फीडबैक लेता है खुद का और विद्यार्थियों से उनके पूर्व ज्ञान का अवलोकन करता है, तो उसको विद्यार्थी का नेचर पता चलता है, विद्यार्थी के सीखने की जो है कि स्टाइल, उसकी कार्यशैली, सोचने समझने की क्षमता, शक्ति इत्यादि चीज़ों का ज्ञान होता है एक शिक्षक को। ठीक है, तो एक शिक्षक जो होता है उसको नॉलेज ऑफ स्टूडेंट नेचर्स, ठीक है, मतलब विद्यार्थी के प्रकृति या उसके स्वभाव का भी जानकारी होना चाहिए किसको, एक शिक्षक को। वाइल प्रिपेयरिंग ए लेसन प्लान, जब आप एक लेसन प्लान बना रहे हो या फिर तैयार कर रहे हो, द टीचर मस्ट नो द नेचर ऑफ द पीपल्स एलॉन्ग, ठीक है, विद द सब्जेक्ट मैटर्स के साथ साथ जो कि जो विद्यार्थी होते हैं उनके नेचर प्लान की, उनके स्वभाव की भी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। द टीचिंग मेथड, जो टीचिंग मेथड होती है, जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, विल बी एडवांटेजियस ओनली, केवल जो है कि लाभकारी होनी चाहिए। किसके लिए, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए। व्हेन द नेचर ऑफ द पीपल्स इज आल्सो नोन अलॉन्ग विद द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जब जो है कि विद्यार्थी के स्वभाव के साथ साथ, ठीक है, उसके नॉलेज के साथ साथ, जब विद्यार्थी के नॉलेज के साथ साथ जब बच्चे का जो स्वभाव उसको भी जब शिक्षक एक जानता है, तो सब्जेक्ट के मैटर के साथ साथ जो है कि चीज़ों को लाभान्वित कर पाता है विद्यार्थियों तक। ठीक है, सब कहने का मतलब ये है कि उसके पूर्व ज्ञान का अवलोकन करने के साथ साथ विद्यार्थी के स्वभाव को भी जानना एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए 6वां दिया है क्लैरिटी अबाउट द प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, अभी आपको बताया पूर्व ज्ञान की बात वही कर दिया कि यह शिक्षक को जो है कि स्पष्ट हो जाना चाहिए कि विद्यार्थी पहले से क्या क्या चीज़ जानता है, जिसको बोलते हैं पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, क्लैरिटी, स्पष्टता होना चाहिए। द टीचर शुड बी रिमेंबर द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द पीपल्स, जो छात्र होते हैं उनके पूर्व ज्ञान को क्या करना चाहिए, जान लेना चाहिए। वाइल प्रिपेयरिंग द लेसन प्लान, जब लेसन प्लान वह बना रहे हो, जैसे आप टेंस पढ़ा रहे हो या बच्चे को, या फिर आप वावेल्स बता रहे हैं या फिर कॉन्सोनेंट बता रहे हैं, तो लेसन प्लान करने से पहले कि हमें क्या पढ़ाना है बच्चों को, पहले हम जो पीपल्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, उनके पूर्व ज्ञान को पहले पूछ लेते हैं, उनको क्या आता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो बताने जा रहे हो वो बच्चे पहले से जान रहे हों। जब सभी बच्चे उन सब चीज़ को जानते रहेंगे तो आपको उससे आगे बढ़ना है, ना कि पीछे होना है, या फिर वही चीज़ तो रिपीट कराएंगे नहीं, बच्चे को तो नई चीज़ बताएंगे। ठीक है, इसलिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए बच्चे के प्रीवियस नॉलेज की। ठीक है, बिकॉज द न्यू नॉलेज इज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज, आप जो नया ज्ञान देंगे बच्चों को वो जो कि पुराने ज्ञान के आधार पर होगा। जैसे अगर आप बच्चे को नरेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर आप टेंस पढ़ा रहे हैं, तो पहले बच्चे को पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, प्रोनाउन आना चाहिए, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है,
इन सभी चीज़ों को जानकारी बच्चे को होना चाहिए। तो अगर बच्चे को ये सभी चीज़ें आती हैं, वर्ड मीनिंग आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आता है, तो आप बच्चे को ईजिली क्या कर सकते हैं, टेंस पढ़ा सकते हैं, सेंटेंस पढ़ा सकते हैं, नरेशन पढ़ा सकते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना या चेंज करना बता सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे का प्रीवियस नॉलेज आपको जानने की बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए नेक्स्ट हमारा है नॉलेज ऑफ क्लास लेवल। क्लास का लेवल क्या है? ठीक है, द टीचर शुड नो द क्लास लेवल फॉर विच ही इज प्रिपेयर द लेसन प्लान। मतलब शिक्षक को यह जान लेना चाहिए कि वह किस कक्षा के विद्यार्थी के लिए एक लेसन प्लान तैयार कर रहा है। ठीक है, आठवां हमारा है कि डिवीजन ऑफ यूनिट्स। जैसे डिवीजन ऑफ यूनिट्स के कौन कौन से भाग हैं। वाइल प्रिपेयरिंग द लेसन प्लान द टीचर शुड डिवाइड द टॉपिक इन द वन आर मोर यूनिट्स। जैसे शिक्षक को ना लेसन प्लान का तैयार करते समय, प्रिपेयर करते समय शिक्षक को एक शुड डिवाइड द टॉपिक्स, डिवाइड टॉपिक को क्या करना चाहिए, बांट लेना चाहिए इन वन। ठीक है, एक में आर मोर यूनिट्स या फिर एक से अधिक भागों में क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी भी भाग को, किसी भी लेसन को कई भागों में तोड़ करके बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे अच्छे तरीके से सीखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, और जब हम चीज़ों को एक ही में मिला के बच्चों को बताते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो हवा में बात चली जाती है। इसलिए कोई भी टॉपिक्स को यदि हम तोड़ तोड़ के समझाते हैं बच्चों को तो बच्चे ईजिली चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ में उनको आ जाता है। ठीक है, इट शुड बी डिटरमाइंड विच टीचिंग मेथड ऑफ स्ट्रेटजी विल बी यूज्ड। और निश्चित रूप से यह भी जो है कि डिफाइन डिटरमाइंड निश्चित कर लेना चाहिए कि हम जो है कि पढ़ाने के लिए किस स्ट्रेटजी और किस जो है कि शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें डिफाइन कर लेना चाहिए और डिटरमाइन कर लेना चाहिए, मतलब दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें जो है कि किस जो है कि टीचिंग मेथड का प्रयोग और किस स्ट्रेटजी का प्रयोग करना है। नौवां हमारा दिया यूज ऑफ मटेरियल एड्स। ठीक है, TLM का आपने नाम पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, या फिर आपको आपने मटेरियल एड्स या फिर टीचिंग मटेरियल एड जिसको बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, उसका भी प्रयोग किस प्रकार से करना है शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए। तो वाइल द प्रिपेयरिंग द लेसन प्लान इट शुड बी डिसाइडेड एट व्हाट स्टेप ऑफ मटेरियल एड्स टू बी यूज, व्हाट इज टू बी क्लेरिफाई विद दैट एड। जब भी आप एक लेसन प्लान तैयार करने से तो इस शुड भी डिसाइडेड, यह निर्णय कर लेना चाहिए एट व्हाट स्टेप कि कौन सा हमें जो है कि स्टेप क्या करना है, फॉलो करना है, मतलब कौन से मटेरियल्स, कौन से जो कि सहायक सामग्री का प्रयोग बच्चों को पढ़ाने के लिए करना है। और व्हाट इज टू बी क्लेरिफाइड, और यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर लेना चाहिए विद दैट एड, मतलब उस सामग्री के साथ यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि क्या यह जो हम सहायक सामग्री यूज कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में, या उनको लाभदायक या फिर उनको इस सहायक सामग्री से समझ में आएगा भी कि नहीं समझ में आएगा। तो द मटेरियल एड शुड बी यूज्ड एज, ठीक है, जो मटेरियल है, मटेरियल एड मतलब जिसको बोलते हैं सहायक सामग्री, शुड बी यूज्ड मतलब प्रयोग किया जाना चाहिए एज, क्योंकि एंड व्हेन द नीड अराइज, जब ज़रूरत होती है तब ही जो है कि शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। दिस मेंटेनेंस, इस प्रकार की जो मेंटेनेंस है, द नेचुरलिटी एंड इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द लेसन प्लान, ये क्या करती है प्राकृतिक रूप से और इंटरेस्ट बनाती है लेसन प्लान को बनाने में। 10वां हमारा फ्लेक्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं लचीलापन। द लेसन प्लान इज स्लेव ऑफ द टीचर, जो लेसन प्लान होता है इज ए स्लेव, स्लेव का मतलब होता है गुलाम। ठीक है, ऑफ द टीचर शिक्षक का होता है, नॉट द मास्टर, ना कि महारत का। हेंस क्योंकि द टीचर इज़ फ्री टू मेक चेंज द लेसन प्लान, जो शिक्षक होता है वो फ्री होता है टू मेक चेंज मतलब बदलाव करने में इन द लेसन को प्लान इन द ऑर्डर टू क्रिएट अट्रैक्शन एंड द इंटरेस्ट इन द लेसन, पाठ में जो अभिरुचि है और जो आकर्षण है उसको क्रिएट करने के लिए एक सही क्रम में जो है कि शिक्षक क्या होता है, फ्री होता है। टाइम सेंस, लेसन प्लान को बनाने में टाइम सेंस भी जरूरी होता है। वाइल प्रिपेयरिंग द लेसन प्लान द टीचर शुड बी हैव टाइम सेंस, जब हम क्या करते हैं एक लेसन प्लान बनाते हैं तो शिक्षक को शुड बी हैव टाइम सेंस, एक टाइम सेंस होना चाहिए। ही शुड नो, उसे जानना चाहिए इट क्लियरली, स्पष्ट रूप से, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू प्रेजेंट, मतलब इसको दर्शाने में, इसको प्रेजेंट करने में, इसको बताने में इस पार्ट को कितना टाइम लगेगा, यह भी क्लेरिफाई कर लेना चाहिए शिक्षक को बिफोर द पीपल्स, मतलब शिक्षार्थी के सामने, शिक्षार्थियों के सम्मुख जो है कि किसी भी टॉपिक को बताने में यह भी शिक्षक को स्पष्ट कर लेना चाहिए, डिसाइड कर लेना चाहिए कि उस शिक्षार्थियों के समक्ष जो है कि बातों, किसी भी टॉपिक को बताने के लिए कितना टाइम लगेगा। एंड हाउ मैनी एक्टिविटीज़ कैन बी परफॉर्म्ड, और कितनी प्रकार की क्रियाकलाप बच्चों के सामने वर्णन करना है। ठीक है, प्रेस्क्राइब ड्यूरेशन। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा कि एक लेसन प्लान करने के लिए एक शिक्षक को कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, व्हाट आर द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, जिसको बोलते हैं भाषा के भेद। ठीक है,
आप 6, 8 या 10th क्लास या 12th में इस चीज़ को पढ़ा होगा आपने, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, द मेजर कैटेगरी इनटू विच वोकेबुलरी ऑफ लैंग्वेज इज डिवाइडेड आर नोन एज पार्ट ऑफ स्पीच, दे आर 8 इन नंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज। कह रहा जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो मेजर कैटेगरी होता है, मेजर इसको शब्दकोश कह रहा है इंटू विच वोकेबुलरी, जिस शब्दकोश में उसको क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, ऑफ लैंग्वेज भाषा के, इज डिवाइड किया गया है, उसको क्या किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको पार्ट ऑफ स्पीच या भाषा के भेद किया जाता है। मतलब भाषा को जितने भागों में समझने के लिए डिवाइड किया जाता है उसको बोला जाता है भाषा के भेद या पार्ट ऑफ स्पीच है। दे आर 8 इन नंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश भाषा में इनकी संख्या कितनी है, 8 है। जैसे नाउन, प्रोनाउन आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, क्रिया विशेषण और प्रीपोजिशन जिसको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, कंजंक्शन संबंध बोधक अव्यय और इंटरजेक्शन जिसको बोलते हैं विस्मय आदि बोधक अव्यय या सूचक। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दिया है, गिव द डिफरेंशिएट बिटवीन द नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या करना है, डिफरेंस बताना है, यानी अंतर बताना है। तो नाउन किसे कहते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। जो नाउन होता है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जानवर के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं अथवा नाउन कहते हैं। इट परफॉर्म्स, ये जो कि परफॉर्म करता है, सेवरल फंक्शन, कई कार्य को दर्शाता है इन इंग्लिश भाषा में, बट नेम इज क्लियरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाम जो होता है जिसको बोलते हैं नामीकरण या फिर नामकरण जो होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो नाम होता है वो उसी को विशेष रूप से हम संज्ञा करते हैं। ठीक है, मतलब जो संज्ञा होता है वो किसी का नाम होता है। ठीक है, जैसे आपका जो नाउन होता है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। पहला कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को आपका समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा या फिर बोलते हैं अमूर्त संज्ञा। ठीक है, जैसे कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से बाई विच नाउन वी प्रेजेंट या फिर इट इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है, द कास्ट या कैटेगरी ऑफ एनी प्लेस आर पर्सन आर थिंग्स इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। जैसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति का बोध होता है जिस संज्ञा शब्द से, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे बॉय से यह प्रदर्शित हो रहा है कि किसी एक कैटेगरी का जिक्र किया जा रहा है। जैसे बॉय माने लड़का होता है, गर्ल माने लड़की होती है। तो इन दोनों वर्ड से हमें यह पता चल रहा है कि किसी जाति का बोध हो रहा है। लड़कों की अलग जाति होती है, लड़कियों की अलग जाति, उसी प्रकार से मेल फीमेल हो गया। ठीक है, प्रॉपर नाउन जिसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है कि जब किसी पर्टिकुलर प्लेस, थिंग्स या फिर किसी पर्सन का नाम लिया जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम और कानपुर ये एक स्पेशल जो है पर्टिकुलर प्लेस, ये प्लेस का नाम है और पर्टिकुलर ये जो है कि पर्सन का नाम है, इसलिए हमारा ये प्रॉपर नाउन है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। जैसे कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे क्राउड हो गया, नेवी हो गया। क्राउड मतलब भीड़ होता है, नेवी जानते हैं आप जो जल सेना होती है, तो सेना में क्या सब लोग आते हैं, स्कूल हो गया, फैमिली हो गया, ये हमारे क्या कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से किसी मटेरियल का या फिर मेटल्स का क्या हो, बोध हो, ज्ञान हो, उसे हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे वुड हो गया, मिल्क हो गया, ठीक, गोल्ड हो गया, राइस हो गया, ये हमारा जो है मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव का प्रकट हो। एब्स्ट्रैक्ट को अमूर्त भी कहते हैं, आप इंग्लिश पेडागोजी में एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे एंगर, फियर, क्रोध और जो है कि भय, इनको छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, इसलिए हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। जो नाउन के बजाय जिस वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन करते हैं। या फिर यूँ कह सकते हैं हम कि जिन शब्दों का प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन करते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम होते हैं वो आपके ये निम्न प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जिसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जैसे आई, वी, अस, ही, सी, इट, दे, ये जो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंध सूचक सर्वनाम या संबंध बोधक सर्वनाम। जैसे हु हो गया, विच हो गया। हु का अर्थ यहाँ पे जिसे लिया जाएगा, जब दोनों लोगों के बीच को जोड़ने के लिए हु या विच का प्रयोग किया जाता है। हु का अर्थ यहाँ पे जो से और यहाँ पे विच का अर्थ जिसे से लिया जाएगा, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसको बोलते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं, जिन शब्दों से, जिन वर्ड से हम प्रश्न पूछते हैं। जैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़े होंगे व्हाट, व्हेन, हाउ, इट, हुज, हुम, हु, विच, ये जो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर जो होते हैं ये हुज, हुम, हु और विच। ठीक है, ये जो है कि किसी नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे
ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम जैसे दिस, दीज, दैट, दोज, इनका जो है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि को संकेत करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है। दिस माने यह होता है, दीज माने ये होता है, दैट माने वह, दोज माने वो सभी, ये भी सभी, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है माई, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जो खुद के लिए व्यक्त, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, आइडेंट। और इंडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चित सर्वनाम, जिसकी कोई ऐसा सर्वनाम जिससे कोई निश्चितता ना हो, ठीक है। जैसे वंस मतलब एक बार, ठीक है। वन, नॉन कोई नहीं, फ्यू मतलब कुछ। इन शब्दों से पता चलता है कि कोई भी बात निश्चित नहीं है। वंस मतलब एक बार, कब की बात की जा रही है कुछ पता नहीं। नॉन मतलब कोई नहीं, किसी के लिए नहीं कह रहा नहीं। फ्यू मतलब कुछ, कुछ में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं इनडिफिनिट। इनडिफिनिट का मतलब होता है जो डिफिनिट ना हो, जो निश्चित ना हो, मतलब अनिश्चित, ठीक है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जिसको बोलते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक का मतलब ये क्या करता है, डिवाइड करता है। जैसे आइदर, या तो, और नाइदर मतलब ना तो। तो आइदर, नाइदर ये हमारे जो है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएंगे।